हेलो फ्रेंड्स। पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा कि 1498 में वास्को डी गामा ने केप रूट की डिस्कवरी कर ली थी। केप रूट को डिस्कवर करके इंडिया के जिस रीजन में ये पहुँचे वो रीजन है मालाबार रीजन। मालाबार रीजन बेसिकली इंडिया की वेस्टर्न कोस्टलाइन को कहा जाता है, जो कि कोंकण से लेकर कन्याकुमारी तक स्ट्रेच्ड है। देखा जाए तो ये एरिया रफली वो एरिया है जहाँ पर आज की डेट में केरला स्टेट है। और जिस समय वास्को डी गामा यहाँ पर पहुँचे उस समय यहाँ पर छोटे छोटे किंगडम्स हुआ करते थे। ये बेसिकली एंशियंट चेरा एम्पायर के 11 सक्सेशन स्टेट्स थे। और इन 11 मेजर सक्सेशन स्टेट्स में से जिस किंगडम में वास्को डी गामा पहुँचे थे वो किंगडम था कैलीकट। कैलीकट केरला में है और आज की डेट में हम इसे कोझिकोड के नाम से जानते हैं। और उस समय ये एक सॉवरेन हिंदू किंगडम हुआ करता था जिसको रूल कर रहे थे नेदु येरप्पू स्वरूपम। कैलीकट के लोग नेदु येरप्पू स्वरूपम को सामुथिरी कहा करते थे। सामुथिरी का मतलब होता है हेड ऑफ द हाउस और इसी वर्ड से बना जेमोरिन। तो बेसिकली वास्को डी गामा नेदु येरप्पू स्वरूपम को सामुथ्री की बजाय जेमोरिन कह के पुकार रहे थे। और इसीलिए जनरली हर एक बुक में कैलीकट के राजा का नाम जेमोरिन ही लिखा जाता है। तो जब वास्को डी गामा कैलीकट पहुंचे तो जेमोरिन ने उन्हें बहुत ही वार्मली रिसीव किया और अपने एरिया में ट्रेड करने की परमिशन भी दे दी। बट यहाँ पर सिर्फ एक ही प्रॉब्लम थी और प्रॉब्लम ये थी कि ये जो केप रूट है ये अरेबियन सी से पास होता है और अरेबियन सी में उस समय अरब ट्रेडर्स की मोनोपोली हुआ करती थी। तो पोर्चुगीज़ की इस एरिया में प्रेजेंस अरब ट्रेडर्स के लिए एक थ्रेट बन गई थी। और ऑब्वियस सी बात है कि वास्को डी गामा भी अरब ट्रेडर्स को यहाँ पर पसंद नहीं कर रहे थे। तो इसका मतलब ये कि ये तो तय ही हो गया था कि वास्को डी गामा और अरब ट्रेडर्स के बीच में कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स तो होंगे ही। लेकिन कहीं ना कहीं अरब ट्रेडर्स का यहाँ पर पलड़ा भारी था, क्योंकि अरब ट्रेडर्स की पहले से यहाँ पर मोनोपोली थी और जेमोरिन की नज़र में भी अरब ट्रेडर्स की काफ़ी ज़्यादा वैल्यू थी। और उधर वास्को डी गामा एक पोर्चुगीज़ थे और पोर्चुगीज़ रिलीजियस फेनेटिक्स हुआ करते थे जो कि मुसलमानों को अपना कट्टर दुश्मन समझते थे। तो इसका मतलब ये कि पोर्चुगीज़ और अरब ट्रेडर्स के बीच में कमर्शियल इंटरेस्ट का तो क्लैश था ही था, साथ ही साथ रिलीजियस इंटरेस्ट का भी क्लैश था। बट इसके बावजूद वास्को डी गामा और अरब ट्रेडर्स के बीच में कोई मेजर कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ। इसका रीज़न ये था कि वास्को डी गामा यहाँ पर सिर्फ 3 महीने रुके। उन्होंने ट्रेड के पर्सपेक्टिव से यहाँ से बहुत सारी चीज़ें खरीदी, उन्हें अपने जहाज़ में भरा और वापस पोर्चुगल चले गए। पोर्चुगल पहुंचकर जब उन्होंने इन चीज़ों को यूरोप की मार्केट में बेचा तो वो हैरान रह गए, क्योंकि उनकी ट्रिप पर उनका जितना भी खर्चा हुआ था उस पूरे खर्चे का 60 टाइम्स उनको यहाँ पर इन चीज़ों को बेचने से मिल गया। ये एक बहुत बड़ी खबर थी और कहा जा सकता है कि ये उस समय की सबसे बड़ी खबर थी। वास्को डी गामा की सक्सेस को देखकर दूसरे पोर्चुगीज़ नेविगेटर्स का भी मन हुआ कि वो भी इंडिया जाएं और वहाँ से सामान खरीद कर यहाँ पर लाएं और बहुत ही हाई मुनाफे पर उनको बेचें। लेकिन पोर्चुगीज़ रूलर मैनुअल फर्स्ट, जिन्होंने 1495 से लेकर 1521 तक रूल किया, उन्होंने इस बात को साफ तौर पर कह दिया कि पोर्चुगीज़ के जितने भी ट्रेड मिशंस हैं वो एक स्टेट एंटरप्राइज है। इसका मतलब ये हुआ कि पोर्चुगीज़ के जितने भी ट्रेड मिशंस हैं वो सिर्फ सरकार कंडक्ट करेगी, वो सरकारी काम है। ये काम सरकार का था और सरकार ही डिसाइड करेगी कि नेक्स्ट नेवल मिशन को लेकर इंडिया कौन जाएगा। और फाइनली 1500 एडी में डिसाइड किया गया कि पेड्रो एल्वारेज कैब्राल पहले से भी बड़े फ्लीट को लेकर इंडिया जाएंगे। बड़ा फ्लीट मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जहाज़ को लेकर। तो पेड्रो एल्वारेज कैब्राल जब इंडिया पहुंचे तो वो भी वापस से जेमोरिन की टेरिटरी में पहुंचे और वहां पर उन्होंने जेमोरिन की परमिशन से कैलीकट में एक पहली फैक्ट्री लगा ली। फैक्ट्री का मतलब बेसिकली एक गोदाम है जहां पर जिन चीज़ों में वो ट्रेड करते हैं उन सब चीज़ों को खरीद के अपने पास रख सकते थे। और क्योंकि हम लोगों ने कहा कि पेड्रो एल्वारेज कैब्राल यहाँ पर पहले से भी बड़े फ्लीट के साथ आए थे और उन्होंने यहाँ पर अपनी फैक्ट्री भी जमा ली, इस चीज़ से अरब ट्रेडर्स को अब प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई थी। उन्हें लगने लगा था कि पोर्चुगीज़ अपने पैर यहाँ पर जमाने लगे हैं और इसीलिए पोर्चुगीज़ और अरब ट्रेडर्स के बीच में झड़पें होनी शुरू हो गई। और ये जो वायलेंट क्लैशेस हैं ये दोनों तरफ से हो रहे थे। अरब ट्रेडर्स इनकी फैक्ट्री पर हमला कर रहे थे और पोर्चुगीज़ अरब ट्रेडर्स की शिप्स को बर्बाद कर रहे थे और यहाँ पर काफ़ी मारकाट मचनी शुरू हो गई थी। जेमोरिन को ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुई कि पोर्चुगीज़ यहाँ पर आकर दंगे कर रहे हैं। उन्होंने पोर्चुगीज़ को वार्न किया कि आप यहाँ पर किसी भी तरह की कोई दंगे नहीं करोगे और अगर करना है तो ट्रेड करो, लेकिन शांति से करो। जेमोरिन का एटीट्यूड देखकर पेड्रो अल्वारेज कैब्राल काफ़ी ज़्यादा हैरान था और उसे लगने लगा था कि जेमोरिन अरब ट्रेडर्स के साथ काफ़ी ज़्यादा पार्शल है और इसी इंसिडेंट ने पोर्चुगीज़ को
ज़ेमोरिन के अगेंस्ट भी कर दिया। कामरान ने ज़ेमोरिन के खिलाफ भी हथियार उठा लिए, लेकिन अरब ट्रेडर्स और ज़ेमोरिन ने मिलकर काब्राल को हरा दिया और इसी के साथ पेड्रो एल्वारेज कैब्राल का इंडिया में कार्यकाल समाप्त हो गया और 1501 में वो वापस पोर्चुगल चला गया। इसके अगले साल 1501 में वास्को डी गामा पहले से भी बड़े फ्लीट के साथ भारत आ पहुंचा, लेकिन इस बार वो अपने साथ सिर्फ सेलर्स नहीं बल्कि बहुत सारे नेवल ट्रूप्स भी लेकर आया था और इससे पहले कि वो कैलिकट पहुंचता उसकी खबर ज़ेमोरिन तक पहुंच चुकी थी। एक्चुअली बात यह है कि वास्को डी गामा पूरी प्लानिंग के साथ आया था। अरेबियन सी में उसको जितने भी शिप्स दिखे थे उन सबको उसने डिस्ट्रॉय कर दिया था। इनफैक्ट जो शिप हज के लिए जा रहा था उस पर भी उसने अपना कहर बरपा दिया था और इन खबरों को सुनकर ज़ेमोरिन का तो दिल से बैठ गया था। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये वही वास्को डी गामा है जिसका उसने इतना वार्म वेलकम किया था। लेकिन अब उसके पास करने के लिए बचा भी क्या था? कहीं ना कहीं उसके मन में डर तो था। उसने वापस से वास्को डी गामा को वेलकम किया और वास्को डी गामा भी जानता था कि इस समय ज़ेमोरिन डरा हुआ है। वास्को डी गामा ने ज़ेमोरिन को कहा कि अपने एरिया से जितने भी मुस्लिम्स हैं उन सबको बाहर निकालो, लेकिन ये करना ज़ेमोरिन के लिए पॉसिबल नहीं था। उसने साफ इनकार कर दिया। इस चीज़ से वास्को डी गामा और ज़्यादा नाराज़ हो गया और शुरुआत हो गई वास्को डी गामा और ज़ेमोरिन के बीच में एक तनाव की। वास्को डी गामा ने कैलिकट में ही रहकर फोर्सफुली आसपास के एरियाज़ में फैक्ट्रीज़ बनाना शुरू कर दिया। उसने कनानूर, कोचीन और कैलिकट इन तीनों एरियाज़ में फैक्ट्रीज़ बनाई और ना सिर्फ फैक्ट्रीज़ बनाई, उनके चारों तरफ किलाबंदी भी की और इस तरह भारत में ये 3 पोर्चुगीज़ सेटलमेंट्स बनकर तैयार हो गए। और इसके बाद 1503 में वास्को डी गामा वापस अपने देश पोर्चुगल चले गए। पोर्चुगल के राजा मैनुअल फर्स्ट को जब पता चला कि भारत के कनानूर, कैलिकट और कोचीन में पोर्चुगीज़ सेटलमेंट्स बन चुके हैं, तो उन्होंने इस चीज़ को रियलाइज़ किया कि भारत की इन पोर्चुगीज़ सेटलमेंट्स के लिए एक रेजिडेंट एडमिनिस्ट्रेटर को अपॉइंट किया जाना ज़रूरी है, क्योंकि इससे पहले तक पोर्चुगीज़ गवर्नमेंट की अप्रोच ये थी कि हर साल भारत में एक नेवल मिशन भेजा जाए। लेकिन अब ये डिसाइड किया गया कि भारत में ही एक रेजिडेंट एडमिनिस्ट्रेटर को अपॉइंट किया जाएगा जिसका टेन्योर होगा 3 इयर्स का, और इस काम के लिए चुना गया फ्रांसिस्को डी एल्मीडा को। इन्हें रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि आप भारत में रहकर पोर्चुगीज़ की पोजीशन को कंसोलिडेट करोगे और साथ ही साथ मुस्लिम ट्रेड को वहाँ पर ख़त्म करोगे। इस काम के लिए फ्रांसिस्को डी एल्मीडा को वाइसरॉय ऑफ इंडिया की पोजीशन दी गई। तो बेसिकली रेजिडेंट एडमिनिस्ट्रेटर की जो पोजीशन थी उसको वाइसरॉय ऑफ इंडिया की पोजीशन भी कहा जा सकता है। इस तरह फ्रांसिस्को डी एल्मीडा पहले पोर्चुगीज़ वाइसरॉय ऑफ इंडिया बने। इनका हेडक्वार्टर था कोचीन में और ये भारत में 1505 से लेकर 1509 तक रहे। इनके बाद जो नेक्स्ट पोर्चुगीज़ वाइसरॉय ऑफ इंडिया थे वो थे अल्फोंसो डी अल बकरकी इंडिया में 1509 से लेकर 1515 तक रहे। इनके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पोर्चुगीज़ वाइसरॉय ऑफ इंडिया थे वो थे नीनो डी कुन्हा। नीनो द कुन्हा इंडिया में 1529 से लेकर 1538 तक रहे। आज की इस वीडियो में हम लोग इन तीनों ही पोर्चुगीज़ वाइसरॉय ऑफ इंडिया को डिटेल में कवर करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं फ्रांसिस्को डी एल्मीडा से। फ्रांसिस्को डी एल्मीडा एक बहुत बड़े विज़न के साथ भारत में आए थे। इनका विज़न था पोर्चुगीज़ को पूरे के पूरे इंडियन ओशियन का मास्टर बनाना और इस पूरे रीजन में ये कार्टेज सिस्टम को लागू कर देना चाहते थे, जिस सिस्टम को कहा जाता है ब्लू वाटर पॉलिसी। अगर ये पॉलिसी इंप्लीमेंट होती है तो इस पॉलिसी का मतलब ये होगा कि इंडियन ओशियन में अगर कोई भी शिप ट्रेड करने के लिए निकली है तो ऐसा करने से पहले उन्हें पोर्चुगीज़ से लाइसेंस लेना होगा। यानी इंडियन ओशियन में ट्रेड करने से पहले उन्हें पोर्चुगीज़ की परमिशन और उनसे लाइसेंस लेना होगा। और ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप इस तरह की पॉलिसी को यहाँ पर इम्प्लीमेंट करना चाहते हो और सोच रहे हो कि इस पूरे रीजन के आप मास्टर बन जाओगे, तो यहाँ पर जो एग्जिस्टिंग पावर्स हैं उनको यहाँ पर दिक्कत होगी। और यहाँ पर एग्जिस्टिंग पावर्स में नाम आता है अरब ट्रेडर्स का, क्योंकि अरेबियन सी में उनके पास मोनोपोली थी। इसके अलावा कैलिकट के रूलर ज़ेमोरिन को भी इससे प्रॉब्लम थी, क्योंकि उन्हीं के एरिया में ये ट्रेड हो रहा था। इसके अलावा मैप को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि रेड सी के थ्रू अरेबियन सी और इंडिया के साथ ट्रेड इजिप्ट भी कर रहे थे। तो इजिप्ट के जो मामलुक सुल्तान थे उनको भी पोर्चुगीज़ के इन इरादों से प्रॉब्लम थी। अब सोच के देखिए कि और किसको प्रॉब्लम हो सकती थी। प्रॉब्लम गुजरात को भी हो सकती थी। और उस समय गुजरात में एक बहुत ही पावरफुल रूलर हुआ करते थे जिनका नाम था महमूद बेगड़ा। आपको याद होगा कि हम लोगों ने मेडिवल हिस्ट्री के कोर्स में इनके बारे में डिटेल में बात की थी। तो अब ये जो 4 प्लेयर्स हैं इनका मुकाबला पोर्चुगीज़ के साथ होना तय था। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इजिप्ट के मामलुक सुल्तान और गुजरात के महमूद बेगड़ा ये दोनों मिलकर पोर्चुगीज़ का सामना करने के लिए तैयार थे।
इसके अलावा पोर्चुगीज़ को अरब ट्रेडर्स और ज़मोरिन का भी सामना करना था। पोर्चुगीज़ ने बहुत ही आसानी के साथ अरब ट्रेडर्स और ज़मोरिन को हरा दिया। अब बचे इजिप्ट के मामलुक सुल्तान और गुजरात के महमूद बेगड़ा। इन दोनों ने मिलकर पोर्चुगीज़ के ऊपर हमला कर दिया। ये बैटल हुआ था दीऊ के पास में। 1507 के इस बैटल में पोर्चुगीज़ की हार हुई और अल्मेडा का बेटा, जो कि एक नेवल कैडेट था, वो भी इस बैटल में मारा गया। लेकिन अगले ही साल 1508 में अल्मेडा ने इसका बदला ले लिया। उसने इजिप्ट और गुजरात की कंबाइंड आर्मी को एक साथ हरा दिया। पोर्चुगीज़ के लिए एक बहुत बड़ी जीत थी, लेकिन इसी के साथ अल्मेडा का कार्यकाल इंडिया में समाप्त हुआ और वो पोर्चुगल के लिए रवाना हो गए। इनकी जगह ली अल बकरकी ने, जो 1509 में नेक्स्ट पोर्चुगीज़ वाइसरॉय ऑफ इंडिया बने। अल बकरकी चाहते थे कि पूरे के पूरे ओरिएंटल कॉमर्स को पोर्चुगीज़ डोमिनेट करें। कहने का मतलब ये कि पूरे ईस्ट और फार ईस्ट, यानी इंडिया, चाइना, मलक्का, इंडोनेशिया, यहाँ पर जो भी ट्रेड हो रहा है उसके ऊपर पोर्चुगीज़ की डोमिनेंस हो। अगर आप इस चीज़ को गहराई से समझने की कोशिश करो तो ये सिर्फ इतना ही कहना चाह रहे हैं कि पूरे के पूरे इंडियन ओशियन के ऊपर जो ट्रेड हो रहा है उसके ऊपर पोर्चुगीज़ की डोमिनेंस होनी चाहिए। तो अगर हम ये समझ पा रहे हैं तो आप ये भी समझ पा रहे होंगे कि ये तो बिल्कुल एग्जैक्टली वही पॉलिसी है जो कि अल्मेडा की भी थी। अल्मेडा भी तो यही चाहते थे। तो फिर डिफरेंस क्या है? सिर्फ वर्ड्स का डिफरेंस है क्या? नहीं, ये डिफरेंस सिर्फ वर्ड्स का डिफरेंस नहीं है। अल बकरकी की राइटिंग्स से हमें काफ़ी कुछ डिटेल्स मिलती हैं, जिससे हमें पता चलता है कि इनकी पॉलिसी अल्मेडा की पॉलिसी से डिफरेंट थी। इन्होंने अपनी राइटिंग्स में लिखा है कि अगर हम लोग अपना डोमिनियन सिर्फ नेवी के दम पर बनाएंगे तो वो ज़्यादा लंबा नहीं चल पाएगा, क्योंकि ऐसे में ना तो नेटिव रूलर्स हमारे साथ ट्रेड करेंगे और ना ही वो हमारे साथ किसी भी तरह की कोई फ्रेंडली ट्रीटी करेंगे। इसका मतलब ये कि अगर हमें इंडियन ओशियन के ऊपर राज करना है तो हम सिर्फ इंडियन ओशियन के ऊपर ध्यान नहीं दे सकते, हमें आसपास के एरियाज़ में फोर्ट्स बनाने होंगे। और यही बात इनकी पॉलिसी में भी देखने को मिलती है। और ये जो फोर्ट्स हैं ये बेसिकली कोई फैक्ट्री वाले फोर्ट्स नहीं हैं। यहाँ पर बात हो रही है एक पूरे के पूरे रीजन को अपने कंट्रोल में लेने की और उसको फोर्टिफाई करने की। और इस मुहिम में इनकी पहली पसंद थी गोवा। इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए गोवा इनके लिए एक बहुत ही स्ट्रेटेजिकली इम्पॉर्टेंट लोकेशन थी। और वो इसलिए क्योंकि गोवा एक नेचुरल हार्बर और फोर्ट तो है ही, इसके अलावा पोर्चुगीज़ यहाँ पर रहकर पूरे के पूरे मालाबार ट्रेड को कमांड कर सकते थे। और साथ ही साथ क्योंकि ये एरिया डेक्कन रीजन से भी जुड़ा हुआ है तो डेक्कन रूलर्स के ऊपर भी वो अपनी नज़र रख सकते थे। और क्योंकि उस समय नॉर्थ का सारा ट्रेड गुजरात सी पोर्ट से होता था और ये रीजन गुजरात सी पोर्ट के काफ़ी पास था, तो ये भी एक बहुत बड़ी वजह है जिसकी वजह से पोर्चुगीज़ को लगा कि गोवा को अपने कंट्रोल में लेना चाहिए। लेकिन उस समय गोवा के ऊपर बीजापुर के रूलर आदिल शाह का कंट्रोल हुआ करता था। अब ये जो बीजापुर है ये बेसिकली बहामनी किंगडम का पार्ट हुआ करता था और बहामनी किंगडम जब डिसइंटीग्रेट हुआ था तो उससे टोटल 5 किंगडम्स बने थे। बीजापुर उनमें से ही एक किंगडम था। बहामनी किंगडम, विजयनगर एम्पायर और उनके डिसइंटीग्रेशन को हम लोग ऑलरेडी डिटेल में कवर कर चुके हैं अपने मेडिवल हिस्ट्री कोर्स में। इसीलिए अभी हम यहाँ पर सिर्फ इस चीज़ के ऊपर फोकस करेंगे कि गोवा जो है वो बीजापुर के आदिल शाह के कंट्रोल में था और पोर्चुगीज़ गोवा की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस को समझते थे और इसीलिए उन्होंने गोवा को कैप्चर करने की कोशिश की। उन्होंने गोवा को बहुत ही आसानी से 1510 में कैप्चर कर लिया और इसके बाद पोर्चुगीज़ ने गोवा को अपना नेवल बेस बना लिया। और इसीलिए हम कह सकते हैं कि अलेक्जेंडर के इन्वेजन के बाद अब ये पहला मौका था जब यूरोपियंस ने इंडिया की कोई टेरिटरी ऑक्यूपाई की थी और ये टेरिटरी बनी गोवा। गोवा को 1510 में पोर्चुगीज़ ने कैप्चर कर लिया और इसके बाद यहाँ पर बहुत सारे चेंजेस किए गए। अल्बकरकी ने यहाँ पर 2 बहुत बड़े हार्बर्स बनवाए, एक पानाजी में और दूसरा मरमू गाँव में। और क्योंकि अब गोवा के ऊपर पोर्चुगीज़ एडमिनिस्ट्रेशन हो गया था तो वो यहाँ पर काफ़ी और भी चेंजेस कर रहे थे। उन्होंने सती प्रथा को भी यहाँ पे एबोलिश किया। इसी के साथ साथ उनके साथ आए पोर्चुगीज़ को उन्होंने एनकरेज किया कि वो यहाँ के लोकल्स के साथ शादी करें। इसके पीछे का लॉजिक ये था कि इस एरिया में पोर्चुगीज़ की जनसंख्या को बढ़ाना है। वो चाहते थे कि ऐसा लगना चाहिए कि ये पूरा का पूरा एरिया एक पोर्चुगल सेटलमेंट है और इसीलिए उन्होंने यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज भी पोर्चुगीज़ कर दी, यानी सारे सरकारी कामकाज यहाँ पे पोर्चुगीज़ लैंग्वेज में होने वाले थे। और इसीलिए उन्होंने यहाँ पर काफ़ी सारे स्कूल्स भी खोले ताकि लोकल्स को ये लैंग्वेज सिखाई जा सके। इसके अलावा उन्होंने गोवा में बिल्डिंग्स, रोड्स और काफ़ी सारे इरीगेशन वर्क्स भी किए। इसके अलावा कई सारी न्यू क्रॉप्स जैसे कि टोबैको, कैश्यू नट और कोकोनट की नई वैरायटी को भी इन्होंने यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया। तो चलिए मैप के थ्रू समझते हैं कि अल बकरकी ने अपनी पॉलिसी को आखिर किस तरह से इम्प्लीमेंट किया।
देखिए, हम लोगों ने देखा कि सबसे पहले इन्होंने गोवा को अपने कंट्रोल में लिया। इसके बाद इन्होंने अपना नेक्स्ट फोर्ट बनाया कोलंबो में, जो कि श्रीलंका में है। उसके बाद ये पहुंचे अचिन यानी सुमात्रा, जो कि इंडोनेशिया में है। और साथ ही साथ इन्होंने मलक्का पोर्ट को भी अपने कंट्रोल में ले लिया। इसका मतलब ये है कि इंडो चाइना ट्रेड रूट का जो एंट्री पॉइंट है वो भी इन्होंने अपने कंट्रोल में ले लिया, और साथ ही साथ इंडो चाइना ट्रेड रूट का जो एग्जिट पॉइंट है वो भी इन्होंने कंट्रोल में ले लिया। यानी इंडिया और चाइना के बीच में अब जो भी ट्रेड होगा उसके ऊपर इनका कंट्रोल होगा। इसके अलावा इन्होंने पर्शियन गल्फ के माउथ पर ओमरूज आइलैंड को अपने कंट्रोल में ले लिया। कहने का मतलब ये कि पर्शियन गल्फ की जो एंट्री है अब उसके ऊपर इनका कमांड हो गया। यानी पर्शियन गल्फ में जो भी ट्रेड होगा उसके ऊपर इनका कंट्रोल होगा। इसके अलावा आइलैंड ऑफ सोकोत्रा को भी इन्होंने अपने कंट्रोल में ले लिया। ये वो जगह है जहाँ पर रेड सी से आने वाला ट्रैफिक अरेबियन सी में आकर मिलता है। तो अगर आपका आइलैंड ऑफ सोकोत्रा के ऊपर कंट्रोल है तो इसका मतलब ये है कि रेड सी और आसपास के पूरे रीजन में जो भी ट्रेड हो रहा है उसके ऊपर भी आपका कंट्रोल हो गया। इसी के साथ साथ अफ्रीका के ईस्ट कोस्ट पर भी इन्होंने काफ़ी सारे रीजन्स को अपने कंट्रोल में ले लिया था। और इस तरह हम कह सकते हैं कि पूरे के पूरे इंडियन ओशन के ऊपर इन्होंने अपना डोमिनेंस इस्टेब्लिश कर लिया था। इसका मतलब ये कि इंडियन ट्रेड से अरब्स को इन्होंने लात मार के भगा दिया। और जैसा कि हमने देखा कि ओमरूज, गोवा और मलक्का के ऊपर इनका कंट्रोल था, इसका मतलब ये कि पोर्चुगीज़ का पूरे के पूरे इंडियन ओशन के ऊपर कंट्रोल था। और इस पूरे के पूरे इंडियन ओशन में इन्होंने एक परमिट सिस्टम लागू कर दिया था। यानी इंडियन ओशन में अगर किसी भी शिप को सेल करना है तो ऐसा करने से पहले उन्हें पोर्चुगीज़ से परमिट लेना होगा। तो आप देख सकते हैं कि अलबकरकी जिस समय पोर्चुगीज़ वाइसरॉय ऑफ इंडिया थे उस समय ऐसे कई सारे डेवलपमेंट्स हुए जिसकी वजह से पोर्चुगीज़ की पावर ईस्ट में बहुत तेज़ी से बढ़ी, और इसीलिए अलबकरकी को रियल फाउंडर ऑफ पोर्चुगीज़ पावर इन ईस्ट कहा जाता है। तो ये थी डिटेल्स अलबकरकी की, जो पोर्चुगीज़ वाइसरॉय ऑफ इंडिया रहे 1509 से लेकर 1515 तक। इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पोर्चुगीज़ वाइसरॉय ऑफ इंडिया थे वो थे नीनो दी कूना, जो यहाँ पर पोर्चुगीज़ वाइसरॉय ऑफ इंडिया रहे 1529 से लेकर 1538 तक। इन्होंने सबसे पहला काम ये किया कि पोर्चुगीज़ गवर्नमेंट का जो इंडियन हेडक्वार्टर कोचीन में था उसको इन्होंने शिफ्ट करके गोवा में कर दिया। ये कार्य इन्होंने 1530 में कर दिया था। और क्योंकि इस समय तक इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट के ऊपर पोर्चुगीज़ का अच्छा खासा इन्फ्लुएंस हो चुका था, तो इन्होंने डिसाइड किया कि इंडिया के ईस्ट कोस्ट पर भी अब हमें अपना इन्फ्लुएंस लाना होगा। और इसके लिए इन्होंने इंडिया के ईस्ट कोस्ट पर भी पोर्चुगीज़ सेटलमेंट्स बनाने शुरू कर दिए, जिसका हेडक्वार्टर बनाया गया हुगली को, जो कि बंगाल में है। देखो, पोर्चुगीज़ को अब भारत में आए लगभग 30-35 साल हो चुके थे। उन्होंने इंडियन ओशन को पूरी तरह से डोमिनेट कर लिया था कि इंडियन ओशन के ऊपर पोर्चुगीज़ की डोमिनेंस की वजह से गुजरात का ट्रेड बहुत ही बैडली इफेक्ट हो रहा था। ऐसे में गुजरात को सिर्फ एक ही होप दिखी। उनको लगा कि अगर किसी भी तरह से ऑटोमन रूलर्स की मदद ली जा सके तो हम इन पोर्चुगीज़ के डोमिनेंस को कम कर सकते हैं। ये वो समय था जब गुजरात के रूलर थे बहादुर शाह। इन्होंने ऑटोमन एम्पायर को कई सारी एम्बेसीज भेजी और उनसे मदद मांगी। ऑटोमन रूलर ने भी इनकी मदद के लिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग नेवी भेजी और साथ ही भेजे दो बहुत ही कैपेबल तुर्किश ऑफिसर्स। इन्हीं दो तुर्किश ऑफिसर्स में से एक ऑफिसर था रूमी खान, जिसे बहादुर शाह ने दीव का गवर्नर बनाया था। यही रूमी खान आगे चलकर मास्टर गनर के रूप में काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ था। और 1531 में नीनो द कूना ने जब दीव के ऊपर अटैक किया तो इसी रूमी खान ने पोर्चुगीज़ के इस अटैक को रिपल्स कर दिया था। तो हम लोग इस बात को समझ पा रहे हैं कि बहादुर शाह ऑटोमन तुर्क्स की मदद से पोर्चुगीज़ को एटलीस्ट वन हैंड डिस्टेंस पर रखने में कामयाब हो गए थे। बट इसके बाद फिर से सिचुएशन चेंज होती हुई नज़र आई। भारत के नॉर्थ में मुग़ल एम्पायर इस्टेब्लिश हो चुका था। मुग़ल रूलर हुमायूं गुजरात के ऊपर अटैक की तैयारी कर रहे थे। ऐसे में गुजरात के रूलर बहादुर शाह ने सोचा कि अगर मुग़ल्स का मुकाबला करना है तो उन्हें पोर्चुगीज़ की मदद लेनी होगी, और इसीलिए उन्होंने पोर्चुगीज़ के साथ नेगोशिएशन शुरू किए और इस तरह इन दोनों के बीच में साइन हुई ट्रीटी ऑफ बसायन। ये बेसिकली एक डिफेंसिव ऑफेंसिव अलायंस थी। इस ट्रीटी में ये फैसला हुआ कि दीव, जो अब तक गुजरात का पार्ट हुआ करता था, वो अब पोर्चुगीज़ टेरिटरी का पार्ट होगा। और जैसा कि इस ट्रीटी के नाम से ही जाहिर है, ये ट्रीटी थी ट्रीटी ऑफ बसायन। बहादुर शाह ने इस ट्रीटी में आइलैंड ऑफ बसाइन भी पोर्चुगीज़ को दे दिया। बसाइन बेसिकली वसई वाला एरिया है। अगर आप कभी भी मुंबई जाएंगे तो मुंबई के आउटस्कर्ट्स में आपको वसई देखने को मिलेगा। और ये सब चीज़ें पोर्चुगीज़ को सरेंडर करने के बाद बहादुर शाह को वही चीज़ मिल रही थी जो उन्हें चाहिए थी। उन्हें चाहिए था मुगल्स के अगेंस्ट पोर्चुगीज़ का सपोर्ट, और पोर्चुगीज़ इस चीज़ के लिए राज़ी थे। पोर्चुगीज़ ने तुरंत दीव में अपना फोर्ट बनाना शुरू कर दिया।
अब यहाँ पर हमें बहादुर शाह और हुमायूं के बीच में जो टसल था उसको थोड़ा डिटेल में समझने की ज़रूरत है। और ये चीज़ हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस की है मेडिवल हिस्ट्री कोर्स में, उसका एक एक्सर्प्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे ताकि आप इस टसल को समझ पाएँ। हुमायूं ने शेर खान के ऊपर विश्वास किया और चुनार फोर्ट का घेराव उठा लिया। हिस्टोरियंस कहते हैं कि हुमायूं को ये डिसीजन बहुत ही जल्दबाजी में लेना पड़ा था, क्योंकि इंडिया के वेस्ट में पॉलिटिकल डायनेमिक्स बहुत ही तेज़ी से चेंज हो रही थी। बात यह है कि बहादुर शाह, जो कि मुग़ल एम्पायर के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट था, उसने मेवाड़ के ऊपर अटैक कर दिया था। और आप सोच के देखिए कि अगर बहादुर शाह मेवाड़ को जीत लेता है तो दिल्ली और आगरा से उसकी प्रॉक्सिमिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो बहादुर शाह यहाँ पर मेवाड़ का घेराव करके बैठा हुआ था। और उस समय मेवाड़ के रूलर थे राणा विक्रमादित्य, जिनकी आयु उस समय काफ़ी कम थी और बहादुर शाह का मुकाबला करने के लिए ये सक्षम नहीं थे। ऐसे में कहा जाता है कि रानी कर्णावती, जो कि राणा विक्रमादित्य की मदर और राणा सांगा की विडो थी, उन्होंने हुमायूं को राखी भेजी और उनसे मदद मांगी। बट ये बात कितनी सच है इसके बारे में पूरे विश्वास के साथ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उस समय के राइटर्स और हिस्टोरियंस ने ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा है कि रानी कर्णावती ने हुमायूं से मदद मांगी हो और उनको किसी भी तरह की कोई राखी भेजी हो। बट ये बात बिल्कुल सच है कि जिस समय बहादुर शाह ने मेवाड़ का घेराव किया हुआ था, उस समय हुमायूं अपनी फ़ौज लेकर आगरा से ग्वालियर आए थे। और बहादुर शाह को ये डर रहा होगा कि मुगल्स यहाँ पर इंटरवीन करेंगे, इसीलिए तुरंत उसने मेवाड़ के साथ एक ट्रीटी साइन की और मेवाड़ से घेराव उठा लिया। तो अब तक हम लोगों ने देखा कि बादशाह बनने के बाद से हुमायूं लगातार वॉर एक्टिविटीज़ में ही बिजी था। और हुमायूं की पर्सनैलिटी कुछ इस तरह की थी कि वो इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा बिलीव करता था कि वर्क हार्ड एंड पार्टी इवन हार्डर। तो नेक्स्ट 1.5 ईयर हुमायूं ने प्रॉपर ब्रेक लिया और अपने आप को रिलैक्स किया और ऐश और अय्याशी में अपने आप को डुबो दिया। इस दौरान उसने दिल्ली में एक नई सिटी बनवाई जिसका नाम था दीन पनाह। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि बहादुर शाह का खतरा आगरा पर मंडरा रहा था, इसीलिए एज अ सेकेंड कैपिटल दीन पनाह को बनवाया गया था। बट जिस समय हुमायूं मुगल एम्पायर के कामकाज और टेंशन से दूर अपने आप को अय्याशियों में डुबा रहा था, उस समय को उसके दुश्मन यूटिलाइज कर रहे थे अपने आप को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए। शेर खान पहले से और ज़्यादा पावरफुल हो चुका था और बहादुर शाह ने कई सारे ईस्टर्न राजस्थान के रीजन्स इंक्लूडिंग अजमेर को भी कैप्चर कर लिया था। इनफैक्ट बहादुर शाह तो मुगल एम्पायर के दुश्मनों को ढूंढ ढूंढ कर उनको अपना सपोर्ट दे रहा था। उसने शेर खान की भी मदद की और साथ ही साथ तातर खान, जो कि इब्राहिम लोदी का कज़िन था, उसको भी आर्म्स और सोल्जर्स प्रोवाइड कराए। और अब तातर खान 40,000 की फ़ौज के साथ आगरा के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार था। इस चीज़ की खबर मिलते ही हुमायूं नींद से जागा और उसने तातर खान के ऊपर अटैक किया। तातर खान को उसने बहुत ही आसानी से हरा दिया और इस जंग में तातर खान मारा गया। इसके बाद हुमायूं ने डिसाइड किया कि वो इस बहादुर शाह नाम के थ्रेट को जड़ से ख़त्म कर देंगे। और इसके लिए हुमायूं ने सबसे पहले मालवा को इन्वेड किया, जो कि बहादुर शाह की टेरिटरी थी। इसके बाद बारी आई गुजरात की। हुमायूं ने गुजरात को भी कैप्चर कर लिया। ऐसे में बहादुर शाह पहले भागकर कैम्बे पहुंचा और उसके बाद द्यू, यानी वो भागकर पोर्चुगीज़ की शरण में पहुंच गया था। और इस न्यूली एक्वायर्ड टेरिटरी को गवर्न करने की जिम्मेदारी हुमायूं ने अपने भाई अस्करी को दे दी। और इसके बाद हुमायूं ने रुख किया शेर खान की तरफ, क्योंकि शेर खान जिस तरह की एक्टिविटीज़ कर रहा था उससे मुग़ल एम्पायर को आगे चलकर खतरा हो सकता था। एक्चुअली बिहार में जितने भी अफ़गान सरदार्स थे उन सबको शेर खान ने अपने अंडर में ले लिया था और एक बहुत बड़ी फ़ौज तैयार कर ली थी। इसके अलावा हुमायूं ने जब चुनार फोर्ट का घेराव उठाया, उसके तुरंत बाद शेर खान ने बंगाल के राजा को हरा दिया था और उससे एक बहुत बड़ी मात्रा में वॉर इंडेमनिटी भी वसूल करी थी। तो अब आप सोच रहे होंगे कि शेर खान का जो बेटा था कुतुब खान, वो तो अभी भी हुमायूं के कब्ज़े में होगा, तो शेर खान हुमायूं के अगेंस्ट इतना सब कुछ प्लान कैसे कर पा रहा था। तो बात यह है कि कुतुब खान पहले ही हुमायूं के चंगुल से छूटकर भाग गया था और इसीलिए शेर खान को अब हुमायूं का किसी भी तरह का कोई डर नहीं था। बट हुमायूं ने अब ये तय कर लिया था कि जिस तरह उसने बहादुर शाह को यहाँ से हटाया है, ठीक उसी तरह शेर खान को भी वो अपने रास्ते से हटा देगा। 1537 में शेर खान को ख़त्म करने के लिए हुमायूं जब उसकी तरफ बढ़ ही रहा था, तभी उसे खबर मिली कि उसका भाई अस्करी, जो कि इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था, उसके हाथ से गुजरात और मालवा निकल चुका है। ये एक बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन था, लेकिन हुमायूं अब अपने लक्ष्य से भटक नहीं सकता था। उसे खबर मिली कि शेर खान अभी भी चुनार के किले में मौजूद है और इसीलिए हुमायूं ने वापस से चुनार फोर्ट का घेराव कर लिया। हुमायूं तो आपने देखा कि मुगल्स और बहादुर शाह के बीच में किस तरह का टसल था और इस टसल में पोर्चुगीज़ ने बहादुर शाह को किस तरह से मदद किया। लेकिन अब 1537 तक सिचुएशन ये है कि मुगल्स को गुजरात से बाहर निकाला जा चुका है
और क्योंकि गुजरात के रूलर के ऊपर जो संकट था वो टल गया, तो अब उनको ये लग रहा है कि पोर्चुगीज़ के साथ जो ट्रीटी ऑफ बसाइन उन्होंने साइन की थी, ये गलत हो गई। ये नहीं करना चाहिए था, पोर्चुगीज़ को ड्यू नहीं देना चाहिए था। तो गुजरात के रूलर बहादुर शाह ने क्या किया कि इन्होंने पोर्चुगीज़ वाइसरॉय ऑफ इंडिया नीनो डी कुन्हा से दोबारा से बात की। इन्होंने कहा कि यार ये जो ट्रीटी ऑफ बसाइन है ये मुझे जम नहीं रही है, क्या हम इस ट्रीटी को वापस से रीनेगोशिएट कर सकते हैं। नीनो डी कुन्हा ने कहा कि यार क्या बात कर रहे हो, ये छोटी मोटी बातें हैं, दोनों भाई मिलेंगे और रीनेगोशिएट कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इस तरह 1537 में ही बहादुर शाह के पास एक पोर्चुगीज़ शिप भेजी गई, वो उसमें बैठ गए। बहादुर शाह को लगने लगा कि शायद कोई षड्यंत्र हो रहा है जिसमें शायद उसको मारा जा सकता है। धक्का मुक्की हुई और इसी बीच बहादुर शाह को उठाकर समुद्र में फेंक दिया गया और इस तरह बहादुर शाह की डेथ हो गई। ये थी डिटेल्स पोर्चुगीज़ सेटलमेंट्स इन इंडिया की। इंडिया की हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी और इंडियन इकोनॉमी को डिटेल में समझने के लिए बुक्सावा की प्लेलिस्ट को देखते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग बुक्सावा।